नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। कल बेगूसराय में राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के साथ चलकर पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में भाग लिया। उनके साथ चलने वाली भीड़ ने ये दर्शा दिया कि अब की बार बिहार में परिवर्तन की लहर ही नहीं, आंधी आने वाली। क्या ये भीड़ वोटों के रूप में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह राहुल ने कल अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ व शेयर बाजार के गिरने को लेकर जिस प्रकार से वर्तमान सरकार को घेरा, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि बिहार में राहुल गांधी ने अपना नैरेटिव सेट कर दिया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों को लेकर भी आम जनता से सवाल जवाब किए और उनके साथ खुद को जोड़ते हुए उनकी तकलीफ़ों को उजागर करने का प्रयास किया। इधर उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने फिर से हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने प्रथम चरण में न्यूज़ 24 और प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण अखबार को लेकर सवालिया निशान खड़े किए और अपने कार्यकर्ताओं को इनके खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू करने का। मैंने इस हल्ला बोल कार्यक्रम को दोबारा होने का जिक्र किया। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 अक्टूबर 1994 को तत्कालीन सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने दैनिक जागरण और अमर उजाला के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू किया था। और उस हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत क्या हुआ था, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। दोनों अखबार जो कि हिंदी पट्टी के 70% लोगों तक पहुँचे हुए थे, न सिर्फ उनके सरकारी विज्ञापन रोके गए, उनकी गाड़ियों को ले जाने वाले जीपों पर भी हमला हुआ, यहाँ तक कि पत्रकार और हॉकर तक पीटे गए। क्या अखिलेश यादव का ये हल्ला बोल भी इस स्तर पर जा पाएगा, या इस हल्ला बोल के सहारे अखिलेश ने केवल इन अखबारों का बहिष्कार करने की बात कही। वैसे मैं किसी भी तोड़ फोड़ या किसी के बहिष्कार के खिलाफ, आपके खिलाफ कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा, निश्चित तौर पर आपका ये अधिकार है कि आप उसी मंच पर उपस्थित होकर अपनी बात मजबूती से रखें। मैं ये पसंद नहीं करता कि किसी बात को दबाने के लिए आप हिंसा या तोड़ फोड़ पर उतरें। न्यूज़ 24 को बहिष्कार करने के पीछे अखिलेश यादव का एक कारण रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि मानव गुप्ता के कार्यक्रम में दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इंटरव्यू दे रही थी और उस इंटरव्यू में एक फायर राउंड भी होता है
जिसमें एक शब्द में वो जिस सवाल को पूछते हैं उसका जवाब देना होता है। माननीय गुप्ता ने रेखा गुप्ता से अखिलेश यादव के विषय में पूछा तो उनके विषय में जैसा कि एक नरेटिव सेट किया गया कि वो मुख्यमंत्री से पद से हटने के बाद किस प्रकार अपने सरकारी बंगले की टोटी खोल ले, वही शब्द उन्होंने प्रयोग किया। और इस प्रयोग पर माननीय गुप्ता ने अपनी मुस्कान या यूँ कह लीजिए हंसी बिखेरी। यही हंसी बहिष्कार का कारण बनी। न्यूज़ 24 को लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को प्रेस वार्ता करके अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया कि इस चैनल पर सपा के कोई भी प्रवक्ता नहीं पहुंचेंगे। और उन्होंने आगे चल के दैनिक जागरण अखबार का भी बहिष्कार करने का, यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि न वो ये अखबार खरीदें और न ही इसमें विज्ञापन ही दें जिससे कि उन्हें आर्थिक मजबूती मिले। देखना ये है कि जैसा मैंने आपको बताया क्या उनका बहिष्कार किस स्तर तक जाता है। 12 अक्टूबर 94 का मैंने जिक्र किया। उस समय समाजवादी पार्टी सत्ता में हुआ करती थी, तब उनका बहिष्कार चल गया था। अभी वो विपक्ष में होने के कारण उन्हें न सिर्फ मीडिया की भी ज़रूरत है बल्कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए उन मीडिया संस्थानों की भी पहचान करनी है और रखनी है जो कि लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं। अगर इस तरह से अखिलेश यादव एक एक करके मीडिया संस्थानों के खिलाफ हल्ला बोल चलाते रहे तो भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिल जाएगा कि वो उत्तर प्रदेश की जनता को उसी हल्ला बोल की याद दिला दें जो कि एक समय दैनिक जागरण और अमर उजाला के खिलाफ उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने चलाया था। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव जो कि पत्रकारों के साथ काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं अपनी गलती स्वीकार करेंगे और वो शिकायत के साथ इन मीडिया संस्थानों में खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो कि जिन बातों को उत्तर प्रदेश अब भूल चुका है उन बातों पर दोबारा समाजवादी पार्टी को घेरा जा सके। देखना ये है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव इस मैटर को हैंडल करते। उधर बेगूसराय में राहुल गांधी के बढ़ती कदम से सत्ताधारी दल में न सिर्फ हड़बड़ाहट है बल्कि वो गाली गलौज की भाषा पर भी उतर है। गिरिराज सिंह इस काम में मास्टर हैं जो कि केंद्रीय मंत्री होते हुए भी किस तरह से बार बार संविधान को अपमानित करते, किस तरह उन्होंने कानून की शपथ लेकर भी एक यात्रा की शुरुआत की थी। बाद में आलोचना के बाद उन्होंने अपनी इस यात्रा को रोका। आज भी वो चूँकि बेगूसराय से ही वो सांसद हैं, जब यात्रा राहुल गांधी की वहाँ निकल रही थी तो उन्हें गोबर और बालू खाने की सलाह दी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि गिरिराज सिंह को इतनी समझ क्यों नहीं है कि विपक्षी दल
अगर वहाँ घूम रहे तो उन्हें अपने लगातार वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो वो अपनी किए गए कामों को आखिर क्यों नहीं बताते। ज़रूरियत इस बात की है कि दूसरों को गाली गलौज करने के बाद बजाय केंद्रीय मंत्री अपनी उपलब्धियों को बताएं, और अगर उन्होंने काम किया है तो उन्हें किसी यात्रा आज से डरने की आखिर ज़रूरत क्या है। राहुल की यात्रा के पीछे तल्ख होते हुए केंद्रीय मंत्री के व्यंग्यबाण ये दर्शाने को काफ़ी है कि कन्हैया और राहुल गांधी की उस यात्रा में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा से सत्ताधारी दल किस प्रकार से परेशानी में पहले ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरह से लोग सड़कों पर हैं, एनडीए गठबंधन से किनारा कर रहे हैं, और यहाँ तक कि उसे कानूनी चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उससे भी सत्ताधारी दल को परेशानी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कल एक इस तरह का बयान दिया जो कि किसी दशा में लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जो लोग इस नियम को नहीं मानते उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वहाँ वो इस प्रकार की बात भूल जाते हैं कि किस प्रकार इमरजेंसी या कृषि कानूनों के खिलाफ भी किस प्रकार आम जनता ने उतरकर सड़क पर विरोध किया था, और सरकार को मजबूरन वो कानून वापस लेने पड़े थे। जिस संविधान के तहत आप पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ध्यान रखिए कि वही संविधान आम लोगों को सड़क पर उतरकर संघर्ष करने, यहाँ तक कि न्यायालय में जाने की भी छूट देता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करें।